दिस। तो अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से शुरू कर लेते हैं। मेरा एल्डिहाइड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड का रिलेटिवली आसान हिस्सा है, छोटा सा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इस पर बातें कर चुके हैं, और वो है पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree alcohol. Can be done in 2 different ways. Number 1, by acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट। रिएक्शन एक ही है कि हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाते हैं। एक है बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा है बाय डिहाइड्रोजिनेशन in the presence of copper nickel mixture or mixture of copper oxide and molybdenum oxide। तो ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कुछ ऑक्साइड्स के मिक्सचर को कैटलिस्ट के तौर पर यूज करके हम डिहाइड्रोजनेशन कराएं तो भी वो ऑक्सीडेशन ही कहलाती है, और प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो इन दोनों तरीकों से आप 1 डिग्री को अल्कोहल को एल्डिहाइड बना सकते हैं, और इन दोनों का तस्करा हम अल्कोहल में कर चुके थे। ये है बात। तो ये एक ही तरीका हमने यहाँ पे कोट किया है। दूसरा जो तरीका है किया है कोट, वो है सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल का, यानी द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, जिसको फॉर्म एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम मीथेनॉएट। कैल्शियम मीथेनॉएट को कैल्शियम फॉर्मेट भी कहते हैं। ये मीथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। इसको डीकम्पोज करके, ड्राई डिस्टिलेशन इज सिंपल डीकम्पोजिशन, इसको डीकम्पोज करके हम इससे मिथेनॉल बनाते हैं। ये है कैल्शियम मीथेनॉएट का स्ट्रक्चर। और जब आप इसे हीट करते हैं तो ये ड्राई डिस्टिलेट होता है, और उसके नतीजे में ये डीकम्पोज होता है, और इसकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यहाँ से ये चीज अलग हो जाएगी, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और मिथेनॉल बनेगा। तो ये तरीका सारे एल्डिहाइड्स के लिए नहीं है, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए। सारे एल्डिहाइड्स का तरीका ऊपर लिख दिया हमने, विच इज ऑक्सीडेशन, विच इज डन इन 2 different ways। एल्डिहाइड की असल बात, जिसकी वजह से हम उसको शुरू से कह रहे हैं कि इस चैप्टर के 2 टॉपिक अहम है, अल्कोहल और एल्डिहाइड, वो उसके रिएक्शंस हैं भी ज़्यादा और अहम है। इन रिएक्शंस में भी जो पहले 2 हैं वो हैं जो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, दोबारा याद दिला रहे हैं। एक है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। तो तमाम एल्डिहाइड्स, बहुत अहम स्टेटमेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और फिर दूसरा इसका है रिडक्शन। तो तमाम एल्डिहाइड्स रिडक्शन करके वापस प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। अब रिडक्शन का तरीका ये है कि या तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करें तो फिर कैटलिस्ट यूज करेंगे, निकल प्लाटिनम या प्लाटियम, या नेसेंट हाइड्रोजन यूज करें तो आप बताएंगे कि आपने नेसेंट हाइड्रोजन कैसे हासिल किया। तो किताब में जो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ यूज किया इसलिए मैंने वही लिख दिया। और नेसेंट हाइड्रोजन हासिल किया अल्कोहल और सोडियम के रिएक्शन से, और इसके नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल वापस मिल जाता है। ये दोनों रिएक्शंस का तस्करा हम ऑलरेडी कर चुके थे। तीसरे रिएक्शन से सही मायनों में कहिए इसके नए रिएक्शन शुरू, और वो अहम भी है, और वो है तीसरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इससे पहले एडिशन रिएक्शंस आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले पढ़े हैं। अब एडिशन रिएक्शंस वो हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होंगे कार्बोनाइल ग्रुप में। तो अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के एडिशन रिएक्शंस का तमाम जितने भी हैं उन सब का थीम ये है कि कार्बन ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी ऐसी चीज जिस पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो वो इसमें जब ऐड होगी तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा इस अंदाज से होगा कि डबल बॉन्ड खत्म, ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव वाली चीज यानी ए लगेगा और कार्बन के साथ बी। दिस इज द जनरल पैटर्न फॉर ऑल एडिशन रिएक्शंस इन कार्बोनाइल ग्रुप। तो हम यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स कर रहे हैं मीथेनॉल के रेफरेंस से, तो उनमें से सब में ही होगा हमारा, लेकिन छोटी छोटी सी तफसीलात बहरहाल हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड या सायनिक एसिड, सबसे पहला, तो अगर मेरे पास है मीथेनॉल और मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ HCN से, तो मुझे CN पर नेगेटिव और H पे प्लस मिलता है। कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव मिलता है। तो जब ये एडिशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और O के साथ H लगेगा, C के साथ CN लगेगा। ये कहलाता है IUPAC में सायनोमीथेनॉल, जिसमें एक ही कार्बन पर OH और साइनाइड ग्रुप है और इसका वैसे नाम है सायनोहाइड्रिन। फर्स्ट एडिशन बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अब इतनी भी सिंपल हलवा चीजें नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चेंज भी होंगी। तो सेकेंड एडिशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन। This hydroxylamine is NH2OH। फिर वही कहानी कि आपके पास मीथेनॉल है और हाइड्रोक्सिलामीन का एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है और बाकी सारा NH2OH अलग, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो N इज माइनस, H इज प्लस, कार्बोनाइल ग्रुप में O नेगेटिव, C पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए, सिंपल एडिशन के नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा और O के साथ H लगेगा और कार्बन के साथ NH2OH लग जाएगा। ऐसे मैंने इसलिए लिखा है, ये एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है और इसमें से फौरन ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। कार्बन के साथ OH, उसके साथ लगे हुए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, वाटर एलिमिनेट होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड सच ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइन। इक्वेशन इतनी तफसील से आए ना आए, लेकिन ये प्रोडक्ट का नाम बहुत जरूरी है। यही रिएक्शन रिपीट होगा तीसरे नंबर पर इस तरह के। अब हम हाइड्रोक्सिलामीन का एक डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अब आप देख रहे हैं असल रिएक्शन H और NH2 ग्रुप के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इन्वॉल्व हुए। इसमें ये जो OH लगा हुआ था इसने कुछ नहीं किया, ये आखिर तक ऐसे ही लगा रहा है। तो अगर मैं इस OH की जगह कोई और चीज यहाँ लगा दूँ तो वो भी इसी तरह मेहमान लगा के तौर पर ऐसी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी। सो एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्सिलामीन का एक डेरिवेटिव है, यानी अगर हम हाइड्रोक्सिलामीन के OH को एनिलीन से रिप्लेस कर दें तो फिनाइल हाइड्राजीन बनता है। तो वो जो एनिलीन आएगा उसने करना कराना कुछ नहीं, रिएक्शन सेम यही होगा जो ऊपर हो चुका है। तो शो करके दिखा देते हैं आपको। अब वही है, यहाँ OH था, इसकी जगह एनिलीन रिंग आ गया। एनिलीन इज बेंजीन रिंग विद अमाइनो ग्रुप। अब इसकी शक्ल से हमें कोई मसला नहीं है, हमारा रिएक्शन यही हो जाएगा जिसमें नाइट्रोजन प्लस माइनस है और हाइड्रोजन प्लस है और यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है। बस ये जो चीज है, ये पूरी चीज जो अब OH की जगह आई है, पहले यहाँ OH था, अब ये एज इट इज इसी तरह लगी रहेगी, इससे कुछ नहीं करना। तो इस लिहाज से हमारे लिए भी कोई खास परेशानी नहीं है। तो हम पहले बताएंगे कि हमारे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में O के साथ H लगा है, कार्बन के साथ NH लगा है और उसके साथ अब जो चीज़ लगी हुई थी
वो एज इट इज ऐसे ही है। ये अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है, इसका ये हिस्सा उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और उसके नतीजे में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो चीज हमें मिलेगी ये कहलाएगी फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से ये फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। तो आपको ये याद, मैंने ज्यादातर इक्वेशंस लिखी, लेकिन आपको जो स्टफ याद रखना है वो ये कि एडिशन ऑफ HCN इन कार्बोनाइल ग्रुप गिव्स यू साइनोमिथेनॉल या साइनोहाइड्रिन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलअमीन गिव्स ऑक्साइन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन गिव्स फिनाइल हाइड्राजोन। और अब ये आखिरी जो एग्जाम्पल है उसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें भी याद रखने की चीज ये है कि एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन करता है। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जब इससे रिएक्शन करेगा तो जो चीज बनेगी वो कहलाती है हेमी एसीटल, और जब सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये कहलाता है एसीटल। ये स्टफ याद रखना, मैं इक्वेशन के साथ बता रहा हूँ। तो इसमें रिएक्शन कर लेते हैं, यहाँ से हमने ले लिया मीथानल और अल्कोहल में ले लेते हैं मीथानॉल। तो अब याद ये रखना है कि मीथानॉल यानी अल्कोहल में H पॉजिटिव है, OCH3 का O नेगेटिव है, और यहाँ O नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव। तो इस हिसाब से आप एडिशन करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटा और O के साथ H लगा और C के साथ OCH3 लगा। तो ये जैसे हेमी एसीटल हम कह रहे हैं, ये केमिकली हो गया मिथोऑक्सी मीथानॉल। हेमी एसीटल कहने की वजह है कि हर वो चीज जो एल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप में अल्कोहल को के फर्स्ट मॉलिक्यूल को ऐड करने के नतीजे में बनेगी वो फैमिली हेमी एसीटल कहलाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेमी एसीटल मिथोऑक्सी मीथानॉल, जिसमें कार्बन के एक तरफ अल्कोऑक्सी ग्रुप है, एक तरफ OH ग्रुप है। अब इस मिथोऑक्सी मीथानॉल से हम ये कहें कि तुम एक और मीथानॉल से रिएक्शन करो सेकेंड मॉलिक्यूल का, ये एसीटल बन जाए। तो ये अब एक और मीथानॉल से, अब ये एडिशन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड तो खत्म हो चुका। अब ये रिएक्शन है जिसमें एक OH का एक मीथानॉल से OH जाएगा और एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो ये वाटर बना और इसके नतीजे में क्या हो गया कि अब यहाँ O के साथ भी CH3 लग गया। अब एक ही कार्बन के साथ दो दो अल्कोऑक्सी ग्रुप लग गया है। ये वैसे डाइमिथोऑक्सी मीथानॉल मीथेन बन गया, इसको हम एसीटल कहेंगे। So this is all about the reactions of addition reactions of aldehyde। एल्डिहाइड का रिएक्शन नंबर 3 था जिसके अंदर 4 एग्जांपल्स थी। इक्वेशंस पूरी लिखी गई ताकि आपको उसका अच्छी तरह अंदाजा हो जाए, लेकिन जो स्टफ याद रखने वाला है वो वही है जैसे मैंने आपको कहा, जो यहाँ मैंने ऊपर यूँ लिखा हुआ है, ये हमारी लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब नंबर 4 पर, अब यहाँ जो रिएक्शंस है वो फिर ऑक्सीडेशन ही है, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर क्यों आ गए, इसलिए कि अब हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर रहे हैं और उनके ऊपर बात करेंगे। पहले किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपने एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, वो था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखने की बात है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। जब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करता है उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप उस रिएक्शन को भी सिंपल केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड के तौर पर यूज कर सकते हैं कि जब एल्डिहाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होगा तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कलर को ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। लेकिन हमारे पास और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है जिसमें इसी तरह कलर चेंजेस और मुख्तलिफ एक्शंस की वजह से हम बड़े मजे से एल्डिहाइड का सिंपल केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये नंबर 4 है, रिएक्शन विद
Fallings solution. तो अब फैलिंग सोल्यूशन के लिए हमने आपसे ये कहा कि पहले तो ये पता हो कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनता है। ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है, इसलिए थोड़ी तफसील ये शेयर हो सकती है, वरना बुक ने तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये याद रहे कि लैब में दो सॉल्यूशंस पड़े होते हैं, एक फैलिंग ए कहलाता है विच इज कॉपर सल्फेट, और एक कहलाता है फैलिंग बी, और ये होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये उसके सॉल्ट है। अब उसको कॉपर सल्फेट का तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये क्या नई जन्नाती चीज ले आया, तो ये इसका फॉर्मूला है। टार्ट्रिक एसिड जो है ये 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड होता है, और उसका अगर सॉल्ट बना लें तो एक जगह सोडियम एक जगह पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इस कंपाउंड को और कॉपर सल्फेट फैलिंग ए फैलिंग बी को जैसे ही हम मिलाते हैं, इन दोनों में रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में मिक्सचर बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये मिक्सचर फैलिंग सॉल्यूशन के तौर पर बिहेव करता है। तो बुक ने डायरेक्ट इसे ही लिखा हुआ है, हमने बता दिया कि ये बनता कैसे है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन आप कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड से, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। चूंकि अंदर बेस मौजूद है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड उससे न्यूट्रलाइजेशन करके अपना सॉल्ट बना लेगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कहानी ये है कि अगर कभी कॉपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो ब्लू कलर का होगा, इसलिए जो फैलिंग सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू होता है। जैसे ही कॉपर सल्फेट का ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉपर +2 रिड्यूस होकर कॉपर +1 बनाएगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 में चेंज हो रहा है, तो वो बना रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो पानी में इंसॉल्युबल भी है और लाल रंग का है, तो इसका मतलब है हमें इस रिएक्शन के नतीजे में रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। मैंने इक्वेशन भी पूरी लिख दी। तो ये प्रॉपर्टी के कोई भी एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है बाय ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड के सिंपल केमिकल टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो ये काम हमारे प्रैक्टिकल्स का भी हिस्सा था। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाए, किसी ने कॉलेज में किया हो तो शायद याद हो कि हम जैसे ही एल्डिहाइड के किसी भी एल्डिहाइड को फैलिंग सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि ब्लू रंग का होता है, थोड़ा सा हीट करते हैं, सडनली द कलर चेंजेस टू रेड और प्रेसिपिटेट रेड कलर के बन जाते हैं। तो अगर फर्स्ट करें यहाँ एल्डिहाइड की जगह अल्कोहल या कीटोन कोई और कंपाउंड होगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होगी, इसलिए ये एल्डिहाइड के सिंपल केमिकल टेस्ट में इस्तेमाल होती है। पांचवा वाला भी इसी तरह का रिएक्शन है, अगेन वी आर जस्ट चेंजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिजल्ट चाहिए कि सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए यूज होगा और देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। और ये रिएक्शन है रिएक्शन विद टॉलिंस रिएजेंट। टॉलिंस रिएजेंट क्या चीज होती है? टेक्निकली टॉलिंस रिएजेंट हम डाई अमाइन सिल्वर 1 आइन को कहते हैं, इस चीज को कैटाइन, इस कैटाइन को कहते हैं। अब ये अकेला कैटाइन तो बाजार में नहीं मिलेगा ना, इसके साथ कोई ना कोई एनाइन होगा, तो वो एनाइन नाइट्रेट हो हाइड्रोक्साइड हो दोनों चलेंगे। तो इसलिए जहाँ किताब वालों ने इसका रिएक्शन लिखा है उसमें उन्होंने टॉलिंस रिएजेंट के लिए लिया है डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड, दिस वन, इसको हमने लिया है एज ए टॉलिंस रिएजेंट। अब अगर ये रिएक्शन करता है किसी भी एल्डिहाइड के साथ तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, अगेन अमोनिया बेस है और OH भी लगा हुआ है, इसलिए अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सॉल्ट में। आपकी तरफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। असल मजेदार बात यह है कि इसमें जो सिल्वर है इसका चार्ज है +1, ये इस रिएक्शन के नतीजे में रिड्यूस होकर सिल्वर 0 यानी कि सिल्वर मेटल में चेंज हो जाएगा। तो प्योर चांदी सिल्वर मेटल हमें मिलेगा इस रिएक्शन के नतीजे में। अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और वाटर। तो अब अगर चांदी बनेगी, और हम रिएक्शन केमिस्ट्री में अमूमन टेस्ट ट्यूब में कराते हैं या बीकर में कराते हैं जो गिलास का बना हुआ होता है, गिलास की एक साइड पर अगर चांदी से वो पेस्ट कर दी जाए तो गिलास मिरर बन जाता है।
तो ये काम यहाँ खुद ब खुद हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब के जितने हिस्से में हमारा सोल्यूशन होगा वहाँ सिल्वर बनेगा और वो टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली दीवारों के साथ चिपक जाएगा एक तरह से, और वो हिस्सा मिरर बन जाएगा, नजर आएगा, मिरर में अपनी शक्ल नजर आ रही होगी। तो इसलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। So this is also called silver mirror test, और यहाँ सिल्वर बनता है in the form of mirror। ये भी इस वजह से सिंपल केमिकल टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एल्डिहाइड के सारे रिएक्शंस हो गए, यानी इंपॉर्टेंट तरीन आखिरी 3 हो गए थे ना, एडिशन, उसमें 4 एग्जांपल्स थे और ये 2 स्पेशल रिएक्शंस, ये सारे एल्डिहाइड्स के लिए। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुए, 2 और रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन है जो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड की स्पेशल रिएक्शंस हैं। सो आइए देखें वो कौन से हैं। सो दिस इज फॉर नंबर 6 है, और ये है कैनी-ज़ारोस रिएक्शन। Only for methanol, और इसमें क्या है हिसाब किताब कि इसे हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या तीसरा नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन। अच्छा, ये क्या कहानी है? इसमें कहानी ये है कि मीथानल से रिएक्शन करता है, और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब यही होता है कि एक चीज अपने ही आप को ऑक्सीडाइज करे और अपने ही आप को रिड्यूस, यानी एक चीज का एक पार्टिकल ऑक्सीडाइज हो और एक रिड्यूस हो। तो अब एक मीथानल ऑक्सीडाइज होगा, एक मीथानल रिड्यूस होगा, यानी इस रिएक्शन में मीथानल ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीथानल ही रिड्यूसिंग एजेंट है, मीथानल ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीथानल ही रिड्यूस, आधे मीथानल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, आधे मीथानल रिड्यूस हो रहे हैं, ये एक दूसरे को ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहे हैं, इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हमें पता है एल्डिहाइड मीथानल हो या कोई और हो, ऑक्सीडाइज होकर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूस होकर बनाता है अल्कोहल। तो अब मीथानल ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा मिथेनॉइक एसिड और रिड्यूस होकर बनाएगा मिथेनॉल। अब चूंकि हमें पता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर लेते हैं एस्टर बनाने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करते हैं, ताकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बने वो न्यूट्रलाइज होकर अपना सॉल्ट बना ले। तो अब मिथेनॉइक एसिड किस शक्ल में बनेगा? अपने सॉल्ट की शक्ल में, सोडियम मिथेनॉइड, और दूसरा मिथेनॉल अपने आप को अल्कोहल बनाएगा, दैट इज मिथेनॉल। दिस इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी मिथेनॉल ने एक तरह से बेस की मौजूदगी में मिथेनॉल से ही रिएक्शन किया, एक मिथेनॉल को रिड्यूस करके मिथेनॉल बना दिया और दूसरे को ऑक्सीडाइज करके सोडियम मिथेनॉइड बना दिया। ठीक हो गई बात? तो अब ये एक तो एक बात हो गई, तो सीधा सा हिसाब किताब हो गया। इसमें एक छोटी सी बात और है, और वो ये है कि किताब ने वो रिएक्शन तो नहीं लिखा, लेकिन तस्करा किया इसलिए हमें कि वो क्या है कि बाकी एल्डिहाइड क्या करते हैं। अगर मिथेनॉल से रिएक्शन कर रहे हैं, इथेनॉल से क्यों नहीं करता, वो भी कर ले। तो बाकी में एक प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी एल्डिहाइड एक रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है अल्डो। ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बढ़ा देते हैं अभी, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए जो बुक में लिखी हुई है, पूछते भी हैं। तो वो क्या है जी? वो ये है कि अगर किसी एल्डिहाइड में कम से कम 2 कार्बन हो, तो ये जो दूसरा कार्बन होता है इसे अल्फा कहते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन।
अब मीथानल में ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों होगा भाई, उसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, उसमें तो एक ही कार्बन है। अल्फा कार्बन इज सेकंड कार्बन, याद रखिएगा। इसका मतलब है अल्फा कार्बन और उसके साथ अगर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन किन कंपाउंड्स में हो सकता है, जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो। इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, सारे नलों में हो सकता है सिवाय मीथेनल के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, और जिसमें नहीं होता वो कैनिजारोस रिएक्शन करते हैं। तो मीथेनल में चूंकि अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए वो अल्डोल कंडेंसेशन की जगह कैनिजारोस रिएक्शन कर रहा है। अब ये क्यों कह रहे हैं की जगह, इसलिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में भी एल्डिहाइड एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। जैसे ऊपर मीथेनल मीथेनल से रिएक्शन करता है, इसमें भी ये होता है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, और इसके नतीजे में एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जिसका नाम है अल्डोल। अल्डोल मीन्स एल्डी फॉर एल्डिहाइड और ओएल फॉर अल्कोहल। एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप्स होंगे। क्योंकि अभी रिएक्शन नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए उसको याद रखने की जरूरत नहीं। ये बात याद रख लें कि aldol condensation is a reaction in which two aldehydes which contain at least 2 carbon going to react with each other and form a compound which is aldol which contains aldehydic and OH2। ये रिएक्शन करने के लिए जरूरी है कि हमारे एल्डिहाइड के पास 2 कार्बन हो और दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। और चूंकि ये कंडीशन मिथेनॉल पूरी नहीं करता, इसलिए मिथेनॉल ये रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा आखिरी रिएक्शन है वो भी मिथेनॉल का है, और वो आसान सा है, वो मिथेनॉल की पॉलीमराइजेशन है। मिथेनॉल की पॉलीमराइजेशन, फॉर्मल्डिहाइड कह दें इसको या मिथेनॉल कह दें, इसकी पॉलीमराइजेशन। और ये बिल्कुल वैसी ऐसी आपने इथाइन की पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन बनाया था तो एक साइक्लिक पॉलीमर बन जाता है। अगर 3 मोल्स ऑफ मिथेनॉल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट करें तो ये इस साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन यू डोंट नीड टू गो फॉर दी रिएक्शन मैकेनिज्म, वो तो वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। ये जो चीज बनती है वो इसका नाम याद रखें, ये है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। So this is all about the reactions of aldehyde, the most important part, क्योंकि अल्कोहल और एल्डिहाइड ही समझे पूरे चैप्टर को घेरे हुए थे। यहाँ हमने एल्डिहाइड खत्म किया, आप भूलेंगे नहीं। मिथेनॉल जो खास तौर पर इसका पहला मेंबर था उसके यूजेस लिखे हुए हैं। तो मिथेनॉल को अगर पानी में डाल दें तो एक्वस मिथेनॉल का जो सोल्यूशन है वो फॉर्मलिन कहलाता है, जिसे हम बॉटनी और जूलॉजी के लिविंग स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिथेनॉल से बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं, एक सामने बना हुआ है, एक आपने बनाया था फिनोल के साथ बेकलाइट। मिथेनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाएं तो एक एक्सक्लूसिव बनता है, उसका नाम साइक्लोनाइट है। तो ये 2-4 मैंने आपको बता दी बातें, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द यूजेस एज वेल। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए हमारे माइनर से जो रह गए हैं टॉपिक ऊपर, तो कीटोन्स एल्डिहाइड का भाई है। कार्बोनाइल ग्रुप इसमें भी है, लेकिन एल्डिहाइड में कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन होगा एक तरफ आर होगा, इसमें दोनों तरफ आर होंगे। इसका आईयूपीएसी नेम अल्कानॉन। और ईथर की तरह इसमें भी क्लासिफिकेशन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाली है, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर थे, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ आर है। तो एक बनता है सिमेट्रिकल कीटोन्स और एक बनता है एसिमेट्रिकल कीटोन्स। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब एक जैसा अल्काइल ग्रुप हो, दोनों तरफ मिथाइल, तो ये सिमेट्रिकल। इसका नाम है प्रोपेनॉन, कीटोन का पहला मेंबर है, और आयु कॉमन नेमिंग में से कहते हैं डाईमिथाइल कीटोन। ये देखते हुए कि कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल है, डाईमिथाइल कीटोन। और इसका एक और स्पेशल नेम है और वो है एसीटोन, जिससे ये सबसे ज्यादा मशहूर है। तो 3 नाम हो गए इसके। एसिमेट्रिकल में मैंने कहा कीटोन के दोनों तरफ आप अलग अलग कार्बन वाले कार्बन अल्काइल ग्रुप रखें, एक तरफ एक कार्बन वाला मिथाइल, एक तरफ 2 कार्बन वाला इथाइल, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। आईयूपीएसी नेम तो ब्यूटानॉन है, कॉमन नेमिंग वाले से मिथाइल इथाइल कीटोन या इथाइल मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। अब इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखें, अगर
इसमें पढ़े हुए हैं। पहला तरीका दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल्स। चैप्टर के शुरू में यही रिएक्शन का तस्करा किया था। तो अगर हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल और वही पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कह देते हैं, की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर ये कीटोन बना सकता है। सारे कीटोन इससे बन सकते हैं। दूसरा तरीका वो है जो अभी अभी मीथेनॉल के लिए पढ़ा था, ड्राई डिस्टिलेशन। अगर ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम मिथेनॉइड की हुई थी एक कार्बन वाले की, तो ये मिथेनॉल बना था। अगर हम एक से ज्यादा कार्बन वाला अल्कानॉइड यूज कर लें तो फिर कीटोन बनेगा। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम अल्कानॉइड करते हैं इसको। रिएक्शन वही है, ऐसी बात है, सिर्फ रिएजेंट चेंज हो गया। तो अल्कानॉइड लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। आपको याद है अभी हमने जब मिथेनॉल बनाया था तो आर की जगह पर एच आया हुआ था। और रिएक्शन वो ही है कि आप जब इसे हीट करते हैं कहलाता है ड्राई डिस्टिलेशन है। इसमें डिकम्पोज होता है ये कंपाउंड और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, जैसे CaCO3 और साथ में कीटोन। कीटोन बनाने के यही 2 तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में है, इससे सारे कीटोन बन सकते हैं। एक तीसरा तरीका जो है वो सारे कीटोन्स के लिए नहीं है, दिस इज स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, जो हमारा पहला मेंबर था सिर्फ उसके लिए, और वो है क्रैकिंग, जिसका अभी सवाल भी हमने दे दिया था। क्रैकिंग ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, दिस इज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। क्रैकिंग को ही हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। ये कैटालाइटिक क्रैकिंग है या पायरोलिसिस है, जिसमें एसिटिक एसिड MnO2 कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट किया जाता है और इसके नतीजे में हमें एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो ये 3 टोटल तरीके हो गए, 2 सारे कीटोन्स के लिए, एक सिर्फ एसीटोन के लिए। रिएक्शंस भी इसके इसी तरह से आसान है कि देखा जाए तो सारे कीटोन्स के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन है और वो हमें आता है, वो है रिडक्शन। अभी भी बात हो गई, अगर 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनेगा, और अगर कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे तो वापस 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। रिडक्शन का मतलब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम हाइड्रोजन किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऐड होगा तो आप खुद देख सकते हैं हमें 2 डिग्री अल्कोहल वापस मिल जाएगा। ये सारे कीटोन्स के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन है। इसके बाद जो 2 और रिएक्शंस हैं वो स्पेशली एसीटोन के लिए है, ओनली फॉर एसीटोन। तो अब है ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन। सारे कीटोन्स को एक ही अंदाज से ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, तो इसलिए हम सिर्फ एसीटोन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एसीटोन मिल जाए और हम उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ही ऑक्सीडाइज कर दें, वही कंडीशन A2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4, तो ये एसिटिक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड बना देता है। और तीसरा बड़ा स्पेशल रिएक्शन है एसीटोन का सिर्फ, और ये है फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। सिंपल केमिकल टेस्ट ऑफ एसीटोन में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें हम इस एसीटोन का रिएक्शन, वैसे तो ये सारे कीटोन्स के लिए हो सकता है लेकिन हम इसी के रेफरेंस से बात करेंगे, आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं और किसी भी बेस की मौजूदगी में हमारे बुक ने सोडियम कार्बोनेट यूज किया है, और इसके नतीजे में ये अपने सॉल्ट में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में सोडियम आयोडाइड बनेगा और असल चीज बनेगी आयोडोफॉर्म, जो है CHI3। ट्राई आयोडोमीथेन को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। चीजें काफी सारी बनी हुई है लेकिन ये है आयोडोफॉर्म, और इसकी सबसे अहम बात ये है कि ये येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं।
इस वजह से हम इसे सिंपल केमिकल टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कीटोन्स। तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दो रह गए। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे करानी, अगर मैं स्किप भी कर दूं तो आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि उसकी सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है खास बात। तो बहरहाल हम एक नज़र जरूर देखेंगे ताकि पता चले क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि कल जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की बातें करेंगे तो takes 10 to 15 minutes, तो हम चैप्टर 10 यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ शुरू कर देंगे, विच इज़ नाउ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। एमसीक्यूज के लिए बड़ा अच्छा चैप्टर है, वरना और तो उसमें कुछ है नहीं। तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, तो आपके पास की पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए। जो बुकलेट हमने दी है की पॉइंट्स की, वो ज़रूर होनी चाहिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट बात है, मैं भी कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, लेकिन उसमें ज़रा अच्छे और ज़्यादा तफसील से लिखी हुई होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी बात। तो अगर वो सामने होगी तो आपको भी आसानी हो जाएगी, मुझे भी आसानी हो जाएगी। ये सारी स्लाइड्स मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक हो गई बात? तो ये अब हमारी आज की क्लास खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच।